जी ऑनलाइन सर आप थोड़ी देर ज़रा रिवाइज कर लें कैपिटल मेंटेनेंस और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पेज नंबर 33 ऑनवर्ड्स वॉल्यूम 2 चलिए स्टार्ट करते हैं। या थोड़ा थोड़ा करके कर लें, ज़रा साथ साथ रिवाइज कर लें। पेज 33 से 36 तक पहले कैपिटल मेंटेनेंस देख लें। 33 to 36। करें शुरू कर आज पेज नंबर 298। रैंडमली फिर कर लें, पहले ज़रा जो फर्स्ट 4 पेजेस पड़े हैं। नंबर 2 शुरू करें। एमसीक्यू नंबर 2 मैं साथ साथ बताता हूँ एमसीक्यू। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है जी। अल्फा 3 देखें। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द एंटिटी, ये पेज नंबर 33 है, ये तो फर्स्ट पेज था। इस कॉन्सेप्ट में बिजनेस के रिसोर्सेज को देखा जाता है पैसों की बजाय, किस कैपेसिटी पे हम मेंटेन कर सकते हैं। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, ठीक है, कितना स्टॉक खरीद सकते थे, कितना खरीद रहे हैं। ओके पहले 9 पे आया। 9 प्लीज, ऑप्शन सी। 10 करें।
प्लीज देख लें यार बेटा, ठीक है। 11 ऑप्शन 12 देखें। ऑप्शन बी 13 देखें। 14 देखें। ठीक है अल्फा। 15 ठीक है जी बेटा। 16 से लेके 18 तक अगले जो तीन है पहले अपनी वर्किंग करना है। 16, 17, 18 की वर्किंग करना, फिर डिस्कस करते हैं। अपनी अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करना। तीनों करना पर एक
जी आवाज ठीक होगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया इस ना 18 तक हो गया था। जी आप लोग कौन सा कर रहे हैं जी? 26 भी कर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जरा 21 और 26। जी 21 का क्या आंसर था जी? सी 26 का। 5,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई 15% इज इक्वल। ये ऑनर्स में सर 26 से कटे थे। चलिए बाकी करने से पहले वॉल्यूम 2 निकालेंगे। पेज नंबर 37 से लेके 41 तक जरा एक नजर रिवाइज करें। 37 से 41 तक लगा लें 2-3 मिनट। हेडिंग्स वगैरह सारी देखें जी। सर आप काइंडली इधर आ जाए। जी पेज नंबर 37 टू 41। जितना जितना पढ़ा था थोड़ा थोड़ा हाईलाइट किया तो उतना ही रिवाइज करना।
जी करें स्टार्ट। 19 करें इधर अपनी बरके। जी ऑनलाइन से शुरू करें। जी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? जिस कॉस्ट पे खरीदा उसी पे रखें और सब्सिक्वेंटली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करते रहे। 5 लाख पे खरीदा था, कितना अर्सा हो गया? ठीक है सर। रेजिडुअल वैल्यू गिवन है 10% ऑफ कॉस्ट। ये ठीक है। 20th करें। एज 41 पे वर्किंग किया। एज 41 पे नहीं। जी करंट कॉस्ट में क्या होता है? अगर आज एसेट करंट कॉस्ट पे खरीदा जाए और जितना अर्सा आपका एसेट पुराना हो गया उतने एसेट की डेप्रिसिएशन लेस कर दी जाए। ठीक है। तो 6 लाख 2 साल डेप्रिशिएट हो गया हमारा एसेट, देयरफॉर 384। ठीक है। ठीक है सर। 23 होगी, ये होगी वर्किंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढनी है। कौन सी दो हैं? रेलिवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। बाकी 3 कौन सी हैं?
विच ऑफ द अबव आर नॉट, बल्कि सॉरी उलट है, हाँ जी एनहांस। हमने क्या ढूंढना, एनहांसिंग या क्वालिटेटिव? वो कहता है विच ऑफ द अबव आर नॉट लिस्टेड एज, कौन सी एनहांसिंग नहीं है? ये एनहांसिंग कौन सी नहीं है? 23 तो फाइनल करो ना पहले। तो एनहांसिंग कौन सी नहीं है? रेलिवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, ये कौन सी है? फंडामेंटल है। 24 देखें। कौन सी फंडामेंटल नहीं है? बीटा एंड डेल्टा, ठीक है। 25 में जरा कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए जरा। नॉट अ मेजरमेंट बेसिस फॉर एसेट्स, वैल्यू यूज है, करंट कॉस्ट, फेयर वैल्यू भी है, फुलफिलमेंट वैल्यू किसकी मेजरमेंट बेसिस? ये लाइबिलिटीज के लिए। लाइबिलिटीज के एंगल से अगर पूछा जाए तो कौन सी नहीं है? वैल्यू यूज नहीं, वैल्यू यूज एसेट्स के लिए और फुलफिलमेंट वैल्यू लाइबिलिटीज के लिए। व्हाट इज द आंसर ऑफ 25? 27 देखें पहले, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था। प्लीज सर। 27 ए ठीक है, 28 गलत ना कीजिएगा। Conceptual framework is not an IFRS and nothing in the conceptual framework overrides any specific IFRS। ये तो exactly वही लाइन लिखी हुई है। कौन सा पेज है ढूंढ कर? पेज 37 ही मतलब स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? One of the purpose of conceptual framework is to assist IASB to develop IFRS। पेज 36 एंड है शायद, purposes of conceptual framework। दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। देख लें, छोटी छोटी चीजों से रिवाइज हो सकता है। कौन सी ऑप्शन? ठीक है। देन पेज 46 पे जरा आए। इस टेबल को जरा 2-4 मिनट जरा याद करने की कोशिश करें, फिर इसकी बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
कर लें हिम्मत, 2-3 नंबर आ जाते हैं इसमें से। ये मूवी इधर नहीं रख, इधर लगा दो जरा मोबाइल, इधर नहीं चार्जिंग, मोबाइल कहीं यहाँ चार्जिंग पे लगा दो। चले स्टार्ट, चले बिस्मिल्लाह करें, खोल के रख लें, जहाँ जरूरत पड़े दोबारा देखेंगे। नंबर 1, अपने आंसर अपने तक रखने जब तक मैं ना कहूँ। जी ओनली स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। जी ऑप्शन, जी सर, जी ठीक है। ढूंढने जरा, पेज 44 खोल के रखें साथ। दो चीजें हैं, एंट्री वैल्यू एंड रिफ्लेक्स कंडीशन एट द मेजरमेंट डेट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों नहीं? वो भी एंट्री वैल्यू है लेकिन रिफ्लेक्स कंडीशन एट द एक्विजिशन डेट है मेरे ख्याल में। ठीक है सर, 4 ढूंढना या 4 से पहले 5 कर दो। जी ओनली स्टूडेंट्स नंबर 5। जी सर, कौन सी ऑप्शन? सी ठीक है, ढूंढ लेना जरा दोबारा। क्या पूछ क्या रहा है? मेजरमेंट बेसिस व्हिच फुलफिल फॉलोइंग टू कंडीशंस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एट एक्विजिशन इग्नोर्ड एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑन डिस्पोजल, अल्टीमेट डिस्पोजल और कंसिडर्ड। कहाँ मिली है दोनों चीजें? ठीक है नंबर 5, 6 करें।
जी ऑनर्स नंबर 6। जी क्या ओपिनियन है? नॉट अ पर्पस ए है, बी भी है मेरे ख्याल। असिस्ट ऑडिटर्स इन्फॉर्मिंग, पढ़े जरा कौन कौन से 3 4 दिए हुए थे। सबसे पहले असिस्ट बोर्ड ही था, फिर दूसरा रिपेयर्स था, अदर्स भी था मेरे ख्याल, ऑल पार्टीज। ज्यादा अच्छी एफर्ट होनी चाहिए, बी के अलावा एक और ज्यादा अच्छी एफर्ट है। हाँ डी ज्यादा बेहतर। बी और सी शायद सी में आ जाएंगे उधर, तो उसे स्टॉल अदर्स पार्टीज। डी में क्या मसला? ये पेज 37 का मिड में जाए दोबारा। इट इज नॉट द पर्पस ऑफ conceptual framework to be authoritative when specific IFRS conflicts with conceptual framework। इसका मीनिंग क्या होगा to be authoritative का? अगर किस किस के दरमियान कन्फ्लिक्ट है, तो अगर स्टैंडर्ड और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में कन्फ्लिक्ट है तो वो कहता है ये फ्रेमवर्क जो है ये अथॉरिटेटिव होगा, स्टैंडर्ड होगा अथॉरिटेटिव। इसमें डी ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन बारे इसको रिवीजन में रखें, एक और लिखने से और जरा देखें कौन से रह गए। 4 7 4 7 8 और चले आए 4 पे। अब ये जब जो रिमेनिंग रह गया जरा थोड़ा सा सोचने वाले हैं, आगे कोशिश करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट, पहले जरा लाइन समझना जरा, अबाउट हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंट्स इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस। पहले इस लाइन की जरा ट्रांसलेशन करें। क्या ढूंढना है हमने, कौन सी स्टेटमेंट सही है किसके बारे में? हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस। राइजिंग प्राइसेस का मतलब अगर इन कीमतें बढ़ रही हैं, कौन सी स्टेटमेंट सही है कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट के बारे में उन जमानों में जिन जमानों में कीमतें बढ़ रही हैं या अब पहले इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ट्राई करें जरा। 30 सेकंड लगाए जरा सही तरह सोचें। हिस्टोरिकल कॉस्ट वैसे होती क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट सर नहीं, वो तो इसी का एक और नाम बता रहे हैं ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट है क्या? एसेट को किस वैल्यू पे रखें और बाद में बस क्या करें, डेप्रिशिएट करते रहें बस। आप ढूंढे जरा। एसेट वैल्यूज ओवर स्टेट हो गई होंगी या अंडर स्टेट हुई होंगी। अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे तो और कीमतें बढ़ रही हैं तो बी पढ़ लो, एसेट वैल्यूज ओवर स्टेट होगी। क्यों नहीं हुई होंगी? हमने तो किन प्राइसेस पे रखा होगा? अनरिकॉग्नाइज्ड गेन्स विल बी रिकॉर्डेड इनकरेक्टली। गेन्स तो हमने रिकॉर्ड, रिवैल्यूएशन की बात हो रही है, रिवैल्यूएशन की होगी हमने अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रखा तो फेयर वैल्यू मॉडल में रखा है। डेप्रिसिएशन विल बी ओवर स्टेटेड। पॉइंट ए पे है जरा। हिस्टोरिकल कॉस्ट का कोई मीनिंग बता दीजिए प्लीज। हिस्टोरिकल कॉस्ट में करते क्या हैं? जिस प्राइस पे खरीदा होगा उसी पर रखा होगा और उसे डेप्रिशिएट कर रहे होंगे उन जमानों में जिस जमानों में कीमतें बढ़ रही हैं। हो ये रहा होगा कि हमारी डेप्रिसिएशन उसी कॉस्ट की बेस पे चार्ज हो रही होगी जिस कॉस्ट पे हमने खरीदा है, तो डेप्रिसिएशन कंपैरेटिवली कम चार्ज हो रही होगी या ज्यादा। अगर हम फेयर वैल्यू मेथड यूज कर रहे होते
तो फिर कीमतें बढ़ी थी, एसेट बढ़ जाता है, अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन बढ़ जानी थी। तो पॉइंट ए पढ़े जरा, डेप्रिसिएशन क्योंकि कम चार्ज की होगी उसकी वजह से प्रॉफिट्स बढ़ गए होंगे, और एसेट की वैल्यू अंडरस्टेट क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो एसेट पुरानी कॉस्ट पे आने की वजह से कम वैल्यू पे आ रहा होगा, और डेप्रिसिएशन भी कम होगी, लेकिन डेप्रिसिएशन कम होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है प्लीज, लेकिन इसको बड़ा रिवीजन में रखें। ये देन उसके बाद 7 एक बेस्ट एफर्ट करें जरा। Which of the following items should be recognized as an asset? जी सर, ढूंढना क्या पहले ये बताएं। इनमें से कौन सी चीजें आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे? ए, क्यों नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं है। बी, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो उसकी क्या एंट्री करेंगे? प्लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन की क्या एंट्री करेंगे सर? कब शुरू करेंगे? जब काम होगा तो चीज आएगी। गवर्नमेंट ग्रांट तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे? हाँ जी, लेकिन एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नहीं, एसेट तो ठीक है, पहले अगर आया था ग्रांट तो अभी मिली है, लेकिन एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डेफर करेंगे, या फिर इनकम रिकॉर्ड कर, या इनकम बनाएंगे या लाइबिलिटी बनाएंगे। तो हमने ढूंढना था एसेट किसे बनाएंगे, रिसीवेबल का बनाएंगे सर। लेकिन आगे जरा पढ़ने में से लिखा क्या हुआ है, रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर एन एजेंसी हैज बीन हायर्ड फॉर कलेक्शन। ये टैक्स आप लोग पढ़ रहे होंगे मेजोरिटी, एक कलेक्शन एजेंट होता है। सेंटेंस पूरा करें, रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर एजेंसी हैज बीन हायर्ड फॉर कलेक्शन, हाउएवर द रिपोर्टिंग एंटिटी विल बियर द लॉस इन केस ऑफ। तो ये तो कलेक्शन एजेंट रखा है, कि इस रिसीवेबल को हम अपना एसेट बनाएंगे, बनाएंगे सर। तो एस डी है, दोबारा बता दें एक में क्या मसला, बी में क्या इशू है? अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, सी में लायबिलिटी बनाएंगे, डी में रिसीवेबल एसेट बनाएंगे। ए ट्राई करें। फाइनली जरा बता दें हिस्टोरिकल कॉस्ट है क्या? जिस पे खरीदा था उसी पे डेबिट करेंगे और उसके बाद बस डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो अब आपने ढूंढना है कौन सी चीज हिस्टोरिकल कॉस्ट की क्रिटिसिज्म नहीं है। पहले सही लाइन पढ़ लीजिएगा। It is not a criticism। पहले इसका मीनिंग बताइए, जो लाइन है, which of the following criticisms does not apply। आपने ये ढूंढना है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सी क्रिटिसिज्म नहीं हो।
पहली क्रिटिसिज्म होगी। नहीं, पहले ये क्लियर है कि हमने ढूंढना क्या है? अपने वर्ड्स में बताएं क्या ढूंढना। नीचे चार में से क्या ढूंढना, क्या अप्लाई नहीं होती। हाँ जी, पूरी बात करें ना जरा। हमने क्या ढूंढना, वो क्रिटिसिज्म ढूंढना है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं है। क्या ए क्रिटिसिज्म है? क्यों? कुछ अमाउंट्स अगर 1980 में एसेट खरीदा वो आ रही होंगी, 2020 में खरीदा वो आ रहा होगा, तो मिक्स वैल्यूज होंगी, जिस जमाने में खरीदा होगा उस वक्त की आ रही होंगी। अगर हम रिवैल्यूएशन कर लें तो फिर सारी किसी एक दिन की वैल्यू आ जाती। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो मिक्स फिगर्स होंगे, जिन्हें आपने रिसेंटली खरीदा होगा वो करंट फिगर्स पे होंगे, जिन्हें पुराने जमाने में खरीदा होगा पुराने जमाने की। तो ये क्रिटिसिज्म है या नहीं है? सी, क्या ये क्रिटिसिज्म है? तो हमने क्या ढूंढना जो क्रिटिसिज्म नहीं है? डी भी क्रिटिसिज्म है, जरा इसको जरा अपने जहन में गेयरिंग रेशियो रख के जरा सोचें। गेयरिंग रेशियो का फार्मूला जहन में रख के सोचें। सी देख के शायद डी डिसाइड कर सकते हैं, अगर अपने गेयरिंग रेशियो का फार्मूला जहन में रख लिए। अकाउंटिंग इक्वेशन जहन में लाएंगे। एसेट्स कम है, एसेट्स कम होने से फिर इक्विटी कम हो जाएगी, और बेस में इक्विटी कम होने से गेयरिंग रेशियो बढ़ जाएगी। एसेट्स अंडरस्टेटेड है, एसेट्स कम होने से इक्विटी भी कम हो जाने से इक्विटी बेस में होती है, और इक्विटी बेस में कम होने की वजह से गेयरिंग, गेयरिंग ओवरस्टेट का वैसे क्या मतलब है? गेयरिंग रेशियो बढ़ गई है कम हो गई? ओवरस्टेट हुई ज्यादा हुई। तो गेयरिंग का क्या ताल्लुक एसेट्स से? इक्विटी इफेक्ट होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर एसेट्स कम है तो इक्विटी कम है, इक्विटी कम होने से बेस में गेयरिंग, ये लिखना छोटी सी लाइन। नहीं, प्रॉफिट ओवरस्टेट या अंडरस्टेट? प्रॉफिट ओवरस्टेट होने से क्या होगा? एक दफा दोनों दो चीजें दोबारा सोचो। दीजिए एक मिनट। प्रॉफिट तो सिर्फ फॉर द ईयर वाला इफेक्ट हो रहा होगा, लेकिन एसेट्स ओवरऑल कम होने की वजह से, ये नहीं, ये बात नहीं समझ आती कि एसेट्स कम होंगे, एसेट्स की वैल्यू कम होगी। डेप्रिसिएशन तो फॉर द ईयर सिर्फ कम होगी, लेकिन एसेट्स एज ऑन पिछले सालों से कम होते जा रहे होंगे। तो पिछले कई सालों से असल में कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन फेयर वैल्यूज एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर हमने एसेट को फेयर वैल्यू पर रखा होता तो एसेट्स ने फिर क्या होना था इन टर्म्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, एसेट सरप्लस आना था, एसेट्स ने बढ़ जाना, और एसेट्स के बढ़ने से फिर डेफिनेट डेप्रिसिएशन बढ़नी थी, लेकिन डेप्रिसिएशन तो फिर सिर्फ फॉर द ईयर एक्सपेंस होता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम एसेट्स के एंगल से देखते हैं जो एज ऑन फिगर्स है, अगर हम रिवैल्यूएशन नहीं कर रहे तो अब वो पुरानी फिगर्स होती जा रही हैं, हालांकि प्राइसेस जो बढ़ रही हैं, तो हमारे एसेट्स पुरानी फिगर्स पे आने की वजह से अंडरस्टेट हो रहे होंगे कंपैरेटिवली, अगर हम फेयर वैल्यू पे नहीं ले जाते। तो इस एंगल से डिस्कशन हो रही है। ठीक है, एक सेंटेंस लिखना था बेटे। अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट net as, yes, assets will be understated. And therefore
एसेट्स विल बी अंडरस्टेटेड एंड देयरफॉर इक्विटी कम होने से गेयरिंग रेशो तो हम ढूंढ रहे थे कि वो जो क्रिटिसिज्म नहीं है, बी को जरा पढ़े जरा एक मिनट पहले। They are difficult to verify as transactions could have happened many year ago. ये क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप रसीद संभाल लें, अगर बिजनेसेस में सिर्फ रसीद संभाल ली जाए कि आपने एसेट किस दिन लिया था, तो ये फिगर वेरीफाई करना मुश्किल नहीं है। फेयर वैल्यू वेरीफाई करना मुश्किल है या हिस्टोरिकल कॉस्ट वेरीफाई करना मुश्किल है। फेयर वैल्यू हमने खरीदा नहीं होता, फेयर वैल्यू सिर्फ एक हमारा मार्केट में एस्टीमेट होता है। लेकिन अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन हो तो जिस दिन आपने खरीदा उस दिन अगर रसीद खरीद लें आप, तो रसीद की बेस पे इसे वेरीफाई करना डिफिकल्ट नहीं है। फेयर वैल्यू को वेरीफाई करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि उस प्राइस पे हमने खरीदा नहीं है, वो एक एस्टीमेट होता है कि इस वक्त एसेट मार्केट में कितने का होगा। एग्जैक्टली तो तभी पता चलता है अगर आप एसेट को बेच देंगे। तो असल में ये सारा कंपैरिजन हुआ है हिस्टोरिकल कॉस्ट का जरा फेयर वैल्यू के साथ। तो प्लीज दोबारा जरा उसे थोड़ा सा पॉइंट ए क्रिटिसिज्म है, क्यों है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मिक्स कैसे, जो रिसेंट खरीदी होंगी वो करंट फिगर्स आ रही होंगी, जब पुरानी खरीदी होंगी वो पुरानी वैल्यू आ रही होंगी। सी, सी तो खैर अभी पीछे भी आया था। डी जरा दोबारा बता दें, गेयरिंग कैसे वो स्ट्रेट हो जाएगी। एसेट्स बेस में कम होने से, सॉरी एसेट्स कम होने से इक्विटी कम हो जाएगी और इक्विटी के कम होने से गेयरिंग रेशियो बढ़ जाएगी। तो फाइनली जरा डिसाइड करें कि इसमें से रिवाइज करने वाले कौन से। हाँ जी, बाकी देख रहे हैं, मेरा ख्याल है ये जो कैपिटल मेंटेनेंस वाले हैं ये शायद ज़रूरी नहीं है, ये जो हमने अगर टेबल शायद याद होते तो। बाकी ये वन भी वैसे है, ये जो पेज 40 कौन सा था ये आखिरी में जो पढ़ा, पेज 46। ठीक है, मेरा ख्याल इसको जरा रख लें कुछ दिन, जरा दोबारा 10-15 मिनट अगर सारे को लग जाए रैंडमली। लेकिन खास तौर पे इनमें ये जो थ्योरेटिकल हैं इनको जरूर हाईलाइट कर लें, ये 4, 5, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लेके 18 तक शायद जरूरी नहीं है। 19, 20 हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट। ये 22 वही है जो अभी पढ़ा था, ये तो रिपीट हो रहा है। बता दें दोबारा, देखें क्या आंसर है इसका, ये तो सेम ही था। 23 के बारे में क्या ख्याल है, एक नज़र पड़ जानी चाहिए वैसे। नहीं मतलब ये फंडामेंटल कौन से हैं, क्वालिटेटिव कौन सी हैं। 25, 28, पेज नंबर 246 निकालें तो, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 246। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अपना अपना जरा कंप्लीट करें जरा। मैं 2 मिनट आपके पास है, उसके बाद डिस्कस करता हूँ। ये पेज नंबर सॉरी क्या है, तो 46 वॉल्यूम 2 पेज नंबर 246। जी करवाना है आपने, जरा कर लिए कंप्लीट करें तो पेज 246।
अब नहीं देखना सर, अब नहीं देखना। जब मैं कह रहा था पढ़े उस वक्त कहते थे देख लिया हमने। अब चेक करें फाइनली अपने आप को कितने सही होते हैं। अब बिस्मिल्लाह करके गेस करें अगर नहीं आता तो। खैर नहीं, देख लेते हैं अभी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट, एक मिनट और। जी हो गया। जी पहला, पहला ट्रू है सर। दूसरा, तीसरा, पेज 37 ढूंढा। पूरा नहीं है सर। पेज 37 इनकम की, हाँ लेकिन इनकम पूरी बात नहीं है, आधी है। आधी कह रहा, एक्सेप्ट भी तो है ना। इनकम की डेफिनेशन ढूंढे पेज 37, वॉल्यूम 2 ही है। इनकम रिप्रेजेंट्स ऑल इंक्रीज नहीं है। इनकम रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन। तो ये जो ऑल वर्ड है ये गलत है। ऑल इंक्रीज नहीं, इसके अलावा, अदर देन द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट्स, शेयर होल्डर्स से पैसे। ट्रू है ये, फॉल्स है? वाई फॉल्स? ऑल इंक्रीज नहीं, अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट्स। नंबर 4, ये ढूंढने जरा, पेज नंबर 39 होगा, 38। कंप्लीट न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर है, ढूंढने जरा। पेज 38 है। परफेक्टली फेथफुल रिप्रेजेंटेशन तब होगी जब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। कौन कौन सी? कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर। तो कंप्लीट तो लिखा लेकिन अभी दो नहीं है। ट्रू फॉल्स? In value use, assets are measured at amount that would be paid in purchase the same or similar asset currently. True false? ये किस मेथड की कैरेक्टरिस्टिक है? पेज 47। नहीं, वैल्यू यूज की तो नहीं है, लेकिन किसकी है? करंट कॉस्ट की है मतलब। पेज 47 ही, 46 टेबल। वैल्यू यूज में क्या जरा पड़े? प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लो, ऐसे नहीं। करंट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यूज। फेयर वैल्यू है मेरा ख्याल। करंट कॉस्ट एंट्री वैल्यू है और फेयर वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन दोनों एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है। 0.7, 0.7, पेज 37, ये तो वही है। वो तो कहते हैं ओवरराइड्स। हाँ जी, स्टैंडर्ड ओवरराइड करता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड नहीं करता। लास्ट, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली टू बी मोस्ट रेलेवेंट टू द इन्वेस्टर्स। सही है? सॉरी, ट्रू है। कितने सही निकले?
नहीं, इसमें 5 तो सही होना चाहिए वैसे। मसलन पहला तो रिपीट हुआ, दूसरा रिपीट हुआ, तीसरे में जल्दबाजी में गलती हुई है, सेकंड लास्ट ठीक होना चाहिए था, लास्ट ठीक होना चाहिए, ये 4 तो बिल्कुल ठीक होना, ये 4 तो काफी अभी बहस होती रहेगी। ओके सर, चलेंगे सर एन पीरियड होना सर। पेज नंबर 200 से लेके पहले 207 तक, मतलब 5 मिनट लगा लो, उसके आगे फिर जो है वो बाद में देखेंगे। पेज नंबर 200 से लेके 207 तक 5 मिनट्स। ईपीएस और रेशोज दोबारा आ गई हैं आपके एफ2 में, नई स्कीम में। ईपीएस का चैप्टर और रेशोज का चैप्टर, बाकी अभी लग तो यही रहा है कि जो एफ1 में था एफ2 में आ गया, कुछ एफ2 की चीजें एफ1 में चली गई हैं, एफ1 से निकल के एफ2 में आ गई। इसलिए फायदा फायदा इसका ये है कि जान छुड़ा लें यहाँ से, वरना खुदा ना खास्ता वरना क्या होगा, वो पढ़ नहीं सकते। नहीं वैसे तो अब मेरे ख्याल वो भी आ गया ना, दो दो पेपर अगर पास हो जाएंगे तो आगे चले जाएंगे, लेकिन बहरहाल जान छुड़ा ही लेते हैं। सॉरी, हिम्मत कर लें थोड़ी। तो पेन चाहिए सर, सीधा सबको काला बॉल पॉइंट लेके चले जाइएगा, बस 2-3 रख लीजिएगा, बस जेल पेन जरूर चलाना है। वो देख लीजिए वीडियो जो है, पेपर क्वेश्चन पेपर के, करें खामोशी से 2-3 मिनट और। काफी होते हैं 2-3 मिनट, मेन मेन हेडिंग्स देखनी है, मेन मेन चीजें हाईलाइट की होती हैं। कि बेटा उसी पेन से हेडिंग देंगे, जिस पेन से लिखना उसी पेन से हेडिंग देंगे, उसे लिख के अंडरलाइन कर दें। एग्जाम के बाहर ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं,
एग्जाम हॉल में हाँ कोशिश यही होनी चाहिए कि पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो जाए, शॉर्ट क्वेश्चन एक दो हो जाए। एक हद से ज़्यादा अगर किसी क्वेश्चन में फंस गए हैं या टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसका फिर टाइम ना लगाएं। लेकिन अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, लग रहा है 5-6 मिनट में और हो जाएगा, तो 40 से 45 मिनट भी लग जाए तो खैर है। लेकिन यहाँ बैठ के बड़ा डिफिकल्ट है, एग्जाम हॉल में जाके ही डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हो रहा है और आप उसको 2-3 मिनट और ना दें, ये भी जाती है। तो ये 2-4 मिनट में पहले हो गया है तो उसे और दे दें, ये भी जाती है। एमसीक्यूज वगैरह में और शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं 2-3, उनको अगर पहले टाइम दे दिया जाए तो ज़रा जितना आता है पेपर उस पर फोकस होना चाहिए। एग्जाम में देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि एक आध सवाल आपका महसूस हो कि ये टाइम नहीं होना, तो उसकी वजह से परेशान नहीं होते। उस पर फोकस करना चाहिए जो आता है। इसलिए एक दफ़ा मॉक जरूर दे देना चाहिए, थोड़ा सा ज़रा आइडिया हो जाता है। इस तरह ज़रा थ्योरेटिकली वो ठीक है आपकी, वो हो सकता है, लेकिन एग्जाम में नहीं याद रहता। तो उसकी बजाय एक दफ़ा प्रैक्टिस कर ली जाएगा मॉक के थ्रू, तो और उसमें फिर लेकिन सही तरह बैठा जाए। सम टाइम मॉक में बस ये होता है लेट आए, जल्दी उठ के चले जाए गए, आता है या नहीं आता, प्रॉपर टाइम दे ताकि पता चले कि 3 आवर्स में कितना हुआ है, कितना होना चाहिए। थोड़ी सी वैल्यूएशन हो जाती है। लेकिन जो एक प्रेशर एग्जाम में होता है वो एग्जाम हॉल के बाहर क्रिएट नहीं ना हो सकता। लेकिन एक दफ़ा कोशिश कर लेनी चाहिए मैक्सिमम। जी सर। ये मॉक की डेट्स कर दी अनाउंस, ये होगी आपके साथ डेट अनाउंस होगी ना कल? ये सारे ग्रुप्स में करवा दीजिएगा मुबीन को कह के। किधर गया मुबीन? उसे का सारे ग्रुप्स में कर देंगे। पढ़े सर प्लीज। कहाँ तक, किस पेज तक? नहीं एक दफ़ा दोबारा देख लें, मैं इसलिए कह रहा हूँ दोबारा कुछ ना कुछ तो करवाए ना, ऐसे देख देख के टिक ना लगाए। अगर पढ़ लिए तो बता दें फिर। 1 मिनट और है। करें स्टार्ट? चले आए 315 पेज। पेज नंबर 315। जी 10 सेकेंड्स फॉर नंबर 1। ऑप्शन ए ठीक है। 5 सेकेंड्स फॉर 2। जी सर। 15 सेकेंड्स फॉर 3। ना करें। ठीक है जी। ऑप्शन बी ठीक है। एडवांस रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 10 सेकेंड्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस चीज का नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही है। एक्रूअल अकाउंटिंग। 10 सेकेंड्स और 5। डेफर ही करेंगे यार।
डेफर ही करेंगे और फिर इनकम बनाएंगे। बी 6 गुड एफर्ट। कैंटीन आती थी, कैंटीन टक शॉप, तो उसका प्रॉफिट निकाल के फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लाते थे। कौन सी ऑप्शन बनेगी? बी 9 में गलती ना हो। डी ठीक है, या सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। सोच के 10। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है क्या चीज? कैश एंड बैंक अकाउंट है, तो कैश बेसिस पे बनेगा, कैश रिसीट्स कैश पेमेंट। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लें तो कैश फ्लो बन जाती है। जी एक सेकंड जरा ऊपर। नंबर 4 और नंबर 10 फाइनल अभी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का नाम है। रिसीट एंड पेमेंट कैश फ्लो टाइप चीज है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूवल बेसिस पे बनता है। रिसीट एंड पेमेंट डन है। 17 18 सोच के 20 सेकंड बाद बताना। ये रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम का क्या मतलब है? रेवेन्यू आइटम मींस वो अमाउंट्स जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आनी है। कैपिटल आइटम्स जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जानी है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात हो रही है। अगर किसी एक्सपेंस की पेमेंट हो रही है तो ये आएगा बीच में, और अगर किसी एसेट की पेमेंट है तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अगर यही ऊपर लिखा होता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड सिर्फ रेवेन्यू आइटम, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंसेस रेवेन्यू आइटम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाली आइटम्स नहीं आएंगी, तो क्या बना आंसर? ये ठीक है, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा हो तो फिर सिर्फ रेवेन्यू आइटम है। रेवेन्यू आइटम मीन वो आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। चले आगे। जी 19 जी ऑल स्टूडेंट्स डन है सर। बी अच्छा, बी शायद कभी इस तरह से ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ, अपना गैस करें वैसे। बाय डिफॉल्ट हमेशा कौन सा मेंटेनेंस सिस्टम है? मनी टर्म्स, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स। तो एएस एनपीओ में एनपीओ ने हमेशा यही यूज करना है। ठीक है, ये जरा रिवीजन के लिए भी रखना बल्कि बल्कि एंड में याद रहेगा, बाकी भी ढूंढ लेंगे और दिन। एनपीओ ने सिर्फ कौन सा कॉन्सेप्ट हमेशा यूज करना है? मनी टर्म्स। बिजनेसेस अगर हैं तो उनके लिए ऑप्शंस हैं, लेकिन एनपीओ ने सिर्फ वेलफेयर कैपिटल मेंटेनेंस है ही कोई चीज नहीं। ये तो ऐसे मजाक किया। अब 21 से या चलें 21 तो हो जाएगा। पढ़े। ये प्रिंसिपल सोर्सेस, ठीक है जी, इंस्टॉलमेंट 22।
ये पहले जरा ढूंढे जरा अपने पेजेस में जरा ए सी और डी तो कहीं लिखा होगा, मैं बी पे समझाता हूँ बी के। पहले जरा ढूंढे जरा पेजेस, ये जो 202 3 वगैरह में एक्सटर्नली इम्पोज हो सकते हैं, एक्सटर्नली इम्पोज हो सकती हैं इसमें। पेज नंबर कहाँ है? 201 से शुरू हो। ये रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं और एक्सप्लिसिट भी, ये कहीं आया? नहीं रिस्ट्रिक्शन एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस आ गई ना, मैं कह रहा हूँ ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट भी कहीं आया है, इधर कहीं होना चाहिए। नहीं जरा पेज नंबर 201 के एंड वाला आखिरी पैराग्राफ पढ़ा जरा, इसके साथ एक क्वेश्चन मार्क लगाओ। इंटरनल वाला जरा पूरा पैराग्राफ पढ़ दें फिर मैं समझाता हूँ। देखिए इंटरनल रिस्ट्रिक्शन खुद लगा तो सकते हैं हम, लेकिन अगर इंटरनल रिस्ट्रिक्शन है तो अकाउंटिंग करते हैं उससे हम अनरिस्ट्रिक्टेड ही कंसिडर करेंगे। ये जरा पढ़ जरा आखिरी 2 लाइन। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड वैसे होती क्या है? तो जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है वो मिलजुल के डिसाइड कर लें कि इन पैसों को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। तो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड हो तो सकता है, लेकिन इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वही होता है जो अनरिस्ट्रिक्टेड का होता है। मसलन अनरिस्ट्रिक्टेड का क्या होता है ट्रीटमेंट? इनकम बनाएंगे और उसके बाद हो सकता है जब स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स बना रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से कुछ पैसों को किसी इंटरनल रिस्ट्रिक्शन के तौर पे अलग कर लें। तो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड का ट्रीटमेंट क्योंकि अनरिस्ट्रिक्टेड ही कितना होता है, ये बात समझ आती है। हम खुद से अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा भी देंगे तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ट्रीटमेंट अनरिस्ट्रिक्टेड वाला ही होगा। तो इसका जरा बी टिक लगा लें। रिस्ट्रिक्शंस इंटरनली तो हो सकती हैं, लेकिन यहाँ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये मैं बताता हूँ इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में बताता हूँ। ठीक है बी समझ आ गया। ये जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट है ना, इसका मतलब एक्सप्लिसिट का मतलब होता है पता है वैसे एक्सप्लिसिट? हाँ जी, एक्सप्लिसिट होता है कि एक चीज ऑब्वियस हो जाए, जाहिर हो जाए, और इम्प्लिसिट है छुपी हुई। मैं एग्जांपल देता हूँ। मसलन फॉर एग्जांपल को डोनर आया, उसने आपको बता दिए कि ये मेरे पैसे हेल्थ पे जो पेशेंट्स हैं सिर्फ उनकी मेडिसिन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो फिर हो जाएगी एक्सप्लिसिट रिस्ट्रिक्शन। लेकिन एक बंदा आया, उसने कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन उसने जब भी पैसे दिए, उसने फॉर एग्जांपल हमेशा फूड पैकेट्स के लिए पैसे दिए, तो उसने अब इस दफ़ा बताया तो नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिट का मतलब अंडरस्टूड हो जाए। तो अगर फॉर एग्जांपल को डोनर आया, वो हमेशा किसी एक पर्पस के लिए पैसे देता था, तो अब अगर उसने नहीं भी बताया तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि उसने इसीलिए के लिए पैसे दिए होंगे। तो एक्सप्लिसिट मीन्स ऑब्वियस हो जाए और इम्प्लिसिट मीन्स इम्प्लिसिट हो जाए। इम्प्लिसिट मीन्स
अज्यूम कर लें आप, या एम्प्लॉयड वैसे वर्ड यूज होता है, लेकिन एम्प्लॉयड का मतलब अंडरस्टूड हो जाए। जिस तरह कभी कभी अगर डैडी गुस्से में हो तो उसका इजहार दो लगा के कर देते हैं, ये तो हो गया एक्सप्लिसिट। और कभी कभी सिर्फ वो गुस्से से देख के बात खत्म कर देते हैं, वो मेरा ख्याल इम्प्लिसिट हो जाता है। अब ठीक है, अब मरी गुस्से में है इसका कैसे पता चलेगा? एक्सप्लिसिटली कैसे पता चल जाएगा? जब आवाजें बाहर जाएंगी घर से। और कभी कभी बेचारे, बल्कि अक्सर अपने गुस्से का इजहार कैसे कर देते हैं? खामोशी से। वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन अगर फिर भी हम ना माने तो गेम इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट हो सकती है। आई होप। नहीं, आजकल तो वैसे अब्बाई ने अब छोड़ दी है। नहीं, अब समझ आ गया ना क्या होता है। तो रिस्ट्रिक्शन एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं, लेकिन इंटरनली अगर लगे भी जाए तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो अनरिस्ट्रिक्टेड की तरह ही ट्रीट होते हैं। ये मेरा ख्याल है उस पेज पे कोई एमसीक्यू रेफरेंस भी लिखा हुआ है, इसको बहरहाल रिवीजन में रखना है। अच्छा, अब यहाँ से आगे जो आ रहे हैं ना ये सारे तकरीबन पेज नंबर 209 पे है, पेज नंबर 209 और 210, ये द टेबल एक रिवाइज करें। ये आगे तकरीबन जितने भी हैं ये उसी टेबल से है, तो आपके पास है 2-3 मिनट अंदर। मेरी सिचुएशन बल्कि वही है जिस तरह क्लास में कर रहे थे, आगे हाथ रखें, सिर्फ कंट्रीब्यूशंस देखें और जहां तक हो सके जहन में लाएं कि आगे क्या ट्रीटमेंट होता है। अब जिन लोगों ने साथ साथ क्वेश्चंस किए हैं, मैंने कल भी कहा था ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। मेरा तो ख्याल है जिन लोगों ने साथ साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो तो देख के भी याद आ जाता होगा, तो उनमें से बस रैंडमली कोई एक आध सवाल जो सबसे टफ लगता है किसी टॉपिक का, या दो क्वेश्चन वो बस अटेम्प्ट कर लें। बाकी जस्ट देख के रिवाइज करें, मेन चीज़ें ये हैं। यानी कि पूरा चैप्टर जिस तरह अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे सामने आप पढ़ें, तो इस तरह एक चैप्टर की रीडिंग हुई होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि सारी जो चीज़ें वो जहन में आ जाए। बाकी हर सवाल करने की ज़रूरत दोबारा नहीं है, बड़े लिमिटेड से सवाल होंगे मेरे ख्याल जिनके साथ मैंने सॉल्व लिखा होगा। तो बाकी अपनी मर्जी है, ठीक है, अगर आप 2-4 और सॉल्व करना चाहें, हर टॉपिक दो करना चाहें तो ठीक है, लेकिन सारे सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक नज़र से गुजरने, ताकि हर क्वेश्चन में जो नया पॉइंट था या मुश्किल पॉइंट था बस वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलने लगाएं, 5 मिनट है।
जी जो लोग पढ़ने 23 से लेके 27 तक अपना कर लेना। जी तला कंप्लीट कर लो फिर एक दफे बता दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। जी इन्वेस्टमेंट्स अगर कर लेंगे तो बताइए। जी हो गए नहीं पर जी करें स्टार्ट। 23 का, 24 का, 25 का, 26, 27 सी है मेरा ख्याल। दोबारा देख लेंगे। 23 सी, 24 बी, 25 26 27 देख लें। एक नजर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। कोई अगर जी हाँ जी, इन्वेस्टमेंट इनकम का ट्रीटमेंट वही होना है जो उससे रिलेटेड कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट होना है। ये पेज 210 अभी जो देख सकते नहीं, डेप्रिशिएबल एसेट है। तो डेप्रिशिएबल एसेट का क्या करेंगे? अगर डेप्रिशिएबल एसेट की लोन की रीपेमेंट हुई है तो डेफर ही करेंगे। फिर जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा मेरा ख्याल है वो आप नहीं यार डी तो नहीं है, ये ढूंढ लेना जरा। ये लोन की रीपेमेंट हो रही है लेकिन स्कूल फर्नीचर है, डेप्रिशिएबल एसेट है। 27 मिल गए।
27 मिल गया सर। दी एनी अदर कंफ्यूजन? 28 करें। अगर कोई स्टॉक पड़ा जिसे फॉर नो चार्ज या नॉमिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लेवल ऑफ कॉस्ट एंड पेज नंबर 205 पॉइंट। अगर आपका प्रॉफिट पे बेचने का इरादा है फिर क्या तरीका होता है? लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। लेकिन अगर नॉमिनल चार्ज है, 600 वाला बैग है 550 रुपए का देना। तो अगर फ्री ऑफ चार्ज या फॉर नॉमिनल चार्ज अगर देना तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, डी सी डी। ठीक है सर जी, 29 करें और ये ढूंढ के भी आपने बताना बुक में कहा, पहले कर लें। ये कुछ याद आ जाएगी नहीं? अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, पेज नंबर 207 पे कहीं ढूंढना है, एंड से थोड़ा सा ऊपर। अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन का मीनिंग बताएं। रिमेनिंग अमाउंट जो भी इनकम नहीं बनी, देख वहां भी पढ़ लें फिर यहाँ अप्लाई करें। हाँ जी, एक नजर एक रिवाइज कर लें। ये एसेट को कितना हो जाना चाहिए? जीरो नहीं, यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस जीरो क्यों? कोई उसकी वैल्यू नहीं, नाउ वर्थ नथिंग, उसकी कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। तो एसेट का क्या होगा? 8 लाख से कम होगा, और जो उसका अनअमोर्टाइज बैलेंस पड़ा उसे इनकम बना लेंगे, प्रोवाइडेड ऑल रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन कंप्लाइड विद। ऑप्शन बी ठीक है। ये ऑनली स्टूडेंट्स डायरेक्टली नेट एसेट्स में नहीं इनकम बनाएंगे रिलेटेड टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। 8 लाख की एंट्री बताएंगे क्या करेंगे? लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट, और 4,80,000 डेफर्ड ग्रांट डेफर्ड इनकम डेबिट इनकम क्रेडिट। जब एसेट ही खत्म हो गया तो उससे रिलेटेड सारी इनकम प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली गई, ग्रांट या कंट्रीब्यूशन। ये 30th में एक वर्किंग है, करनी चाहिए। सब्सक्रिप्शन इनकम निकालनी है आपने 2018 की। कंसंट्रेशन से पढ़िए जरा डाटा।
एक मिनट और। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को एक फिगर तो हो जाए। हाँ जी, वो कितने मेंबर्स हैं? हाँ जी, ये 240 जो है ना, ये एंड में है। किस दिन छोड़ गए थे? 30, 1 जुलाई 18। इसका मतलब साल के पहले 6 महीने 270 मेंबर हैं। 270 कैसे? छोड़ने के बाद 240 ईयर एंड पे, तो 270 पहले 6 महीने में मल्टीप्लाइड बाय 800 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6, मंथली 800 है। और 240 छः छः क्या ले रहा हूँ मैं? पहले 6 और दूसरे 6 महीने मंथली सब्सक्रिप्शन है। 270 कैसे बना? 240 एंड में है, तो 1 जुलाई को 30 छोड़ गए थे। इट मीन्स 1 जुलाई से पहले 270 मेंबर थे, नया कोई आया नहीं है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है, बताइएगा क्या आंसर आता है। 1296 नहीं टोटल। अल्फा है मेरा ख्याल। ठीक है, 31 सोचना चाहिए। नंबर की एक मिनट और। जी कैसे की है बच्चे?
लेजर भी बन सकता है, एक शॉर्टकट है। जी लेजर भी बन सकता है, वैसे एक शॉर्टकट सीधा है। पहली लाइन पढ़ जरा। 2019 की इनकम निकालनी है आपने, 18 में मिला 19 का है, तो 19 की इनकम है ये। रिसीव किस साल हुआ? 19 का है तो 19 की इनकम। दूसरा भी 19 की इनकम है। दूसरा किस साल की इनकम है, किस साल मिली है? तो ये तो 19 की इनकम तो नहीं है, क्या ख्याल है? तीसरा 19 का 19 में मिला है, तो ये 19 की इनकम है। चौथा 19 में 20 की मिली है, तो ये 19 की एंड पे लाइबिलिटी है, 20 की इनकम। जी आगे, ये क्या है? नहीं, आउटस्टैंडिंग का मतलब किस साल का रिसीवेबल है, किस दिन किस साल का रिसीवेबल। 18 के एंड पे 18 का रिसीवेबल है, 19 की इनकम है, 18 की इनकम आखिरी। 19 के एंड पे 19 की इनकम है, मिली नहीं है, तो कौन सी तीन फिगर्स प्लस हो सकती हैं? 180, 14 लाख और ये। दोबारा सोचें एक मिनट। 19 की इनकम ढूंढनी है ना आपको, तो इस साल मिले पिछले साल मिले, ये तो बहस नहीं है। 180 क्या है, किस साल के मिले? 18 में 19 के मिले, तो 19 के हैं, 19 की इनकम है 14 लाख। 19 ही की है, 19 में मिली है, और 3,25,000। 19 की है, 19 के एंड पे मिली नहीं है, तो 19 की ये तीन इनकम है, 1905 बने। लेकिन लेजर बना सकते हैं, बनाया किसने? अगर लेजर बनाएंगे, लेकिन ध्यान से, किसका लेजर? किसका सर? सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कंसिडरेशन 180 नई इनकम नहीं है ना फिर। अब अगर लेजर बनाएंगे तो ये साल के शुरू में एडवांस है यार, 90,000 के है कैश रिसीव्ड है, कैश है, मिला तो इसी साल है ना। हाँ रिसीवेबल था जी, 14 लाख भी रिसीव्ड है, 2 लाख भी रिसीव्ड है, लेकिन 2 लाख जो है क्लोजिंग एडवांस है। नहीं, एंड में गौर से देखें, 1,50,000 के ब्रॉड डाउन रिसीवेबल है, कैरेट डाउन 3,25,000 के साथ साथ 3,25,000 तो 2019 का रिसीवेबल है। तो थोड़ा सा और भी ढूंढना था, 90,000 ढूंढना पड़ा जिन्होंने लेजर बनाया था। एक सेकंड, 90,000 के है, 19 का, सॉरी 18 में 19, 18 का 19 में मिला है, लेकिन 18 का टोटल रिसीवेबल 1.5 लाख था। हाँ जी, बाकी 60,000 फिर अभी रिसीवेबल है। 3,25,000 के है, 19 का 19 के एंड पे रिसीवेबल है। 1.5 लाख क्या था? 18 का 18 के एंड पे रिसीवेबल था, और 18 के रिसीवेबल में से मिला सिर्फ 90,000 है। इसका मतलब 60,000 अभी भी रिसीवेबल है। साल के एंड पे 3,85,000 टोटल रिसीवेबल है। किस साल का कितना और किस साल का कितना? 60,000 2018 का अभी तक रिसीवेबल है, और 3,25,000 2019 का रिसीवेबल। ठीक है, ठीक है सर, बैलेंस करेंगे तो फिगर तो आ जाएगी। लेकिन लेजर फिर सही बनाया ना यार, एक नजर देख बना ले सारे, जरा लेजर सही बनाया मैंने, दोबारा फिगर देख ले, बनाने से पहले एक नजर देखा फिगर। 1,80,000 को मैंने ब्रॉड डाउन लाइबिलिटी की बनाया है, किस साल के पैसे मिले थे?
तो 18 के एंड पे क्लोजिंग लायबिलिटी जो ब्रॉड डाउन बनी 90,000 के है, लेकिन यही ब्रॉड डाउन रिसीवेबल नहीं है। हाँ जी, टोटल ब्रॉड डाउन रिसीवेबल नीचे लगा दिया हुआ 1.5 लाख, उस 1.5 लाख में से 90,000 मिला, 14 लाख क्या है इस साल रिसीव हुआ है, ठीक है वो इस साल की इनकम भी है। 2 लाख क्या है इस साल रिसीव हुआ है लेकिन मिला अगले साल का। ये टोटल कैश बताइएगा कितना, टोटल जो रिसीव हुआ 16,19,000, 16,90, 16,90, 1.5 लाख बताएं क्या है। 2019 का के स्टार्ट पर रिसीवेबल ब्रॉड डाउन रिसीवेबल इस साल का क्लोजिंग है, तो हम 19 का बना रहा हूँ मैं, और 3,25,000 के है। ये इस साल के एंड पे 2019 का रिसीवेबल है, तो मैंने 60,000 के वहां से लिए, 1.5 लाख में से 90,000 मिल गए और बाकी 60,000 फिर अभी रिसीवेबल है, अनलेस हमें बताया कि ये बैड डेट हो गए। अभी भी 60,000 पिछले साल का भी रिसीवेबल है, बैलेंस करना है, फिगर आती। लेकिन बहरहाल ज्यादा आसान तरीका वो पहले वाला है, 2019 की इनकम ढूंढनी है आपने, लेकिन बहरहाल लेजर बन सकता है, लेकिन लेजर भी सही बनाएगा। जी कल का एजेंडा आइटम चेंजेस इन इक्विटी और IS8 थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा, ये ठीक है प्लीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। IS8 को कोशिश करेंगे जरा सही तरह, जरा ज़्यादा टाइम दें, वैसे तो दोनों चीज़ें मिक्स ही हैं, चेंजेस इन इक्विटी दोनों में आ जाती है। कल मैंने कुछ MCQs दिए थे घर के लिए, कल कुछ MCQs दिए थे सर, हो गए टाइम नहीं समझ आ गया, जो कल दिए थे उसमें तो नहीं मसला है? नहीं कोई अगर है बता दें, डिस्कस करना। बताइएगा पेज नंबर। जी जी जी, नहीं वो तो इनकम नहीं ना, यहाँ लेजर नहीं बन सकते, यहाँ तो सिर्फ एक क्लोजिंग दिया हुआ। नहीं अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स अवेलेबल हैं और पर मंथ सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, तो यहाँ रिसीट की टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं ना, सिर्फ ये बताया हुआ कि अगले साल से रिलेटेड 60,000 मिला हुआ, तो वो तो इनकम नहीं ना। हाँ जी वो इनकम नहीं है, तो हमने तो बस इनकम निकालनी है। नहीं लेजर पूरा नहीं ना बन सकेगा, क्योंकि ना ब्रॉड डाउन रिसीवेबल का पता है, ना ब्रॉड डाउन एडवांस का, ना कैश का पता है, वो सिर्फ क्लोजिंग एडवांस का पता है, तो 30 में नहीं लेजर बन सकता। ये कौन से पेज पे कह रहे हैं? जी क्या कह रहे हैं? ये एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क रखें जरा, पेज नंबर 295 निकल, एक मिनट, पेज नंबर 295,
इसके स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ जी, वॉल्यूम 2 में। ये जरा होमवर्क रख लें, फिर कल याद रहोगे। पेज नंबर 295, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको कौन सा पेज कह रहे थे? पेज 262। जी, पेज नंबर 262 पे पॉइंट नंबर 5 करवाएंगे। किया किसने? पेज नंबर 262 वॉल्यूम 2 पॉइंट नंबर 5 कह रहे हैं ना? जी सर, इसमें इक्वेशन जरा रीअरेंज करनी पड़नी है। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, कितना आंसर दिया हुआ? 1.25। दूसरा क्विक रेशो का आंसर क्या है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री दी हुई है 45 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1 है। यहाँ तक ठीक है? देन उसके बाद यहाँ से ये सॉल्व हो सकता है। करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1.25 करंट लायबिलिटीज, फिर इसको पुट किया जा सकता है यहाँ 1.25 करंट लायबिलिटी माइनस 45 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1। ये कर ले जरा सॉल्व। ये कर लिया था किसने? ये करें जरा सॉल्व। 1.25 माइनस 45 इज इक्वल टू 1 करंट लायबिलिटी, तो 1.1 में एक क्विक रेशियो का आंसर क्या है? 1 में, सॉरी 1 ही है सर, सर 1 में 1 है, दूसरी 1.25 है, ये सही है। तो 0.25 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 45 एंड 45 डिवाइडेड बाय 180, ऑप्शन सी बन जाएगी। और कुछ बाकी हो गया? चले आइए सेठ, जरा सही तरह रिवाइज करके आने दीजिए, फिर इसमें कुछ बातें मैं भी करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये ऑल स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज? ये कल जब मुझे क्वेश्चन याद करवाइएगा, ये जो मैंने छोटा सा दिया है। हाँ जी।